हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये वीडियो स्पेशल रहेगी स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि भूगोल के लिए एक स्टिक रणनीति। वैसे स्टिक रणनीति जो होती है वो हम हर महीने बनाते हैं। मैं हर महीने अपनी जो रणनीति होती है वो चेंज करती हूँ। अगर वो ढंग से काम कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ चेंज भी हम हमारी रणनीतियों में कर सकते हैं। क्योंकि जो रणनीति होती है वो हर स्टूडेंट्स की अपनी होती है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मेरी रणनीति जो है, मैं आपको सब्जेक्ट बता सकती हूँ, सिलेबस बता सकती हूँ, लेकिन आपके घर में क्या सिस्टम है, आपके घर में क्या माहौल है, किस समय आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने का कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं बात भूगोल के बारे में। तो मैंने शुरुआत से एक चीज़ें बताई आपको कि सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। कहा था, शुरू से कह रही हूँ कि सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो काफ़ी आगे हैं। और जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तक वैकेंसी आउट नहीं हुई है। और वैकेंसी आने के बाद में भी आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। और 6 महीने का एक अच्छा टाइम होता है जो एक स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवा सकता है। बस बात है डेडिकेशन की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस स्टूडेंट्स का दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है, कि किसी स्टूडेंट्स ने सारे नोट्स बना लिए, किसने क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया। जब जगो तभी सवेरा। जिस दिन से आपने ठान लिया कि अब मैं पढ़ूंगा, तो उसके बाद में से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप सिर्फ 15 दिन में भी बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो देखिए, किन किन चीज़ों का एक भूगोल के स्टूडेंट्स को या सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना चाहिए। जब भी कोई टॉपिक के आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद जब रिवीजन करते हैं, तो देखिए कि एनसीईआरटी में और आपके नोट्स में कितना डिफरेंस है। यदि आप मेरे साथ टेलीग्राम पे मेरे चैनल में जुड़े होंगे और मेरे नोट्स की आपने पीडीएफ देखी होगी, और अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ रहे हो, तो आप वो फ़र्क देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की ऐसी शायद ही कोई लाइन हो जो मेरे नोट्स में नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जो नोट्स हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी किताबों को रख के ही बनाए हैं। जो भी मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, ऑफलाइन कोचिंग ली, वो नोट्स प्लस एनसीईआरटी। ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी को लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। जब समय की जब आप पे बाहर आएगा, जब प्रेशर पड़ेगा ना, उस वक्त एनसीईआरटी तो अपने अब तो ये सोच रहे हैं ना कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। और जब वो टाइम आएगा एग्ज़ाम वाला, तब आप ये सोचेंगे ये भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा होना लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम टाइम में आप पे प्रेशर नहीं आए, तो इस टाइम का सही सदुपयोग करें। एक शिक्षक एक वैकेंसी में सिलेक्शन करवाने का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है पढ़ने का, जब वैकेंसी नहीं होती, वैकेंसी दूर होती है, तो उस वक्त हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये जो चीज़ें हैं फर्स्ट पेपर की, इनको भी आप अभी तैयार कर सकते हो। आप जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ जो है वो हम लास्ट में कर लेंगे, एग्ज़ाम पास आएगा तब कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वो छूटेगा ही छूटेगा। आज ही लिखवा लीजिए मुझसे आप, फिर उसको आप सिर्फ एक रिवीजन लोगे अब उन सब्जेक्ट की, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एक डीप जो अध्ययन होता है, डीपली जो आप किसी टॉपिक पे काम करते हैं, तो वो उस वक्त नहीं हो पाता है। तो पहली बात हुई एनसीईआरटी की। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही ज्योग्राफी की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे जो ज्योग्राफी में जो मुझे टफ लगा था स्टार्टिंग में, वो था एक क्लाइमेटोलॉजी और दूसरा लगा था कार्टोग्राफी। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, आज से पहले आपने खूब पेपर दिए होंगे, तो उन पेपर में आपने कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी जो है, भारत का विस्तार कितना है, भारत की कृषि, नदियाँ, ये सब आपने हमेशा पढ़ते आए हैं। मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। ज़्यादा टाइम लेता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके 1.5 से 2 महीने ले लेगा। क्लाइमेटोलॉजी प्लस कार्टोग्राफी, ये दोनों ही। पहले मुझे किसी ने कहा था कि कार्टोग्राफी तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ोगे कार्टोग्राफी, तो आपका, मुझे भी पूरा 1.5 महीना लग गया था कार्टोग्राफी करने में। तो क्लाइमेटोलॉजी और कार्टोग्राफी, इनको आप सबसे पहले करना, और इनको आप रिविज़न भी, प्रैक्टिस भी इनकी आप बार बार करना। फिजिकल ज्योग्राफी है, माना थोड़ा सा लगता है कि खनिज के टॉपिक हो गए, या फिर ये प्लेट विवर्तनी की है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, लेकिन इनका एक कंसेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन कार्टोग्राफी जो है, क्लाइमेटोलॉजी, वो एक कंसेप्चुअल है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका नहीं होगा। ओशियनोलॉजी जो है, समुद्र विज्ञान, बहुत सीधी सादी है, बहुत सीधे सीधे टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आराम से आप सिर्फ नोट्स पढ़ के भी कर सकते हैं।
ओशनग्राफी के लिए आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे नोट्स यदि आपके पास है तो आप उसमें कर जाएंगे। तो इसके बाद में आता है एमए का जो पोर्शन है। एमए के पोर्शन के लिए मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, कोचिंग से करे हुए नोट्स हैं, और इसके अलावा आप एमए की जो किताबें हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये नोट्स वगैरह मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे सबको, जो बच्चों को, मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँ और वीडियो भी बनाऊँ और खुद भी पढ़ूँ। तो समय तो उतना ही होता है, तो कभी कभी वीडियो नहीं आती है तो कभी नोट्स नहीं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वैकेंसी तक आपको टोटल सारे नोट्स जो है कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब क्या करना है आपने? अब ये सवाल आता है कि मैडम पढ़ने के बाद में भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, क्या ये नोट्स हमारे पास है, क्या इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हमें कोई और बुक परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सवाल हमारे दिमाग में क्यों आते हैं कि हम हमारे नोट्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाते या हम हमारी किताबों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करी है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। इसका सीधा सा फंडा ये है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आपने भूकंप पढ़ा, तो कम से कम आपने भूकंप के 100 MCQs आपको करने ही करने होंगे। अब एक क्वेश्चन ये था कि मैडम हम जो MCQs के जो ऐप होते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होती है, वो साथ में लें या बाद में लें। तो ये देखिए आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ पाते हो। जैसा कि मेरा मानना है कि आप साथ साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वहाँ पे जैसे मैंने तैयारी कर लो ऐप से लिए, तो आप कोई भी ऐप से ले सकते हो। मेरा ये है कि पहले मैं तैयारी कर लूँ कि सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करूँगी, ये करने के बाद में फिर मेरा विजन ज्योग्राफी की जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत शानदार और बहुत ही मतलब एक लेवल की टेस्ट सीरीज़ है, तो वो मैं इसके बाद में लूँगी ताकि थोड़ा मेरा बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद में मैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी। तो उसमें क्या करना है आपने, टेस्ट सीरीज़ में एक टॉपिक करना होगा। टॉपिक करने के बाद में आपको एक पेज खाली छोड़ दिया करो और उसके बाद में अपना टेस्ट दो। 100-150 क्वेश्चन से करने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसे आपको घबराना नहीं है कि यदि आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके नोट्स में नहीं थे, फिर आपको परेशान नहीं होना है कि ये 10 क्वेश्चन हमारे नोट्स में नहीं थे, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए। तो वो 10 नोट चुपचाप अपने जो पेज खाली छोड़ा आपने वहाँ पर लिख लो। और उसके बाद में कहीं भी बुक पढ़ते हो, कोई बुक से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप टेस्ट सीरीज लीजिए, आप बुक से भी कर सकते हैं। कोई भी फर्स्ट रैंक की बहुत सारी मार्केट में आपको पर्सन बैंक मिलता है, तो पर्सन बैंक परचेज कर लीजिए और अपने टॉपिक के क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करिए। जो नए टॉपिक ऐड मिले क्वेश्चंस, जैसे जैसे आपने पढ़ा है और वो आप जैसे टिक करते जाओगे, आपके क्वेश्चन सही होंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में जो हमारी तैयारी है एक सही दिशा में हो रही है। और जो क्वेश्चन आपके सही नहीं हो रहे हैं तो उनको भी आप समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन हमारा गलत कैसे हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर जगह आपको नए नए मिलते ही जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने उस टॉपिक पे कितनी मेहनत की है। अब जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी टॉपिक है, आपके पास नोट्स आ गए, आपने पढ़ लिए, अब आपको ये लगता है कि नोट्स पढ़ लिए, अब हमारी तैयारी इस टॉपिक की तो कंप्लीट है, तो वो काफ़ी नहीं है। आपने खुद ने उसमें क्या मेहनत की है, आपने उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं, कितने क्वेश्चन नए ऐड किए, कहाँ पे पढ़ा है, किताब में कितनी किताबों में पढ़ के आए हो आप, मतलब एनसीईआरटी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो, तो सिर्फ नोट्स से सिलेक्शन कैसे हो सकता है आपको। तो जब तक आप उस एक चीज़ को, जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाइए और ये सोचिए कि बस मेरा इस एक टॉपिक में ही है। आप ये सोचिए कि आपको उस टॉपिक पे पीएचडी करनी है, उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं यही कर रही हूँ। ये होने के बाद में मैंने क्या किया है मैं अपना बताती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो आप भी इसको अपने साथ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं रिवीजन में चल रही हूँ कि रिवीजन करना है मुझे, मान लीजिए आप ज्वालामुखी टॉपिक से, तो ज्वालामुखी टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन मुझे उसके एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और मर्द ज्वालामुखी वाले कौन से हैं, शांत ज्वालामुखी वाले कौन से हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही थी ना, तो वो मैंने एक अलग टॉपिक रजिस्टर लगाया, उस रजिस्टर के ऊपर लिख दिया मैंने ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें मैंने क्या किया, वो 10 से 15 चीज़ें, हर टॉपिक में आपको 10 से 15 चीज़ें ऐसी होगी जो आपको याद नहीं होती है, तो वो मैं वहाँ लिख लेती हूँ। और टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद में मैंने उस रजिस्टर में से वो फटाफट रिवीजन लगाई। अब रिवीजन लगाने के बाद में अपना टेस्ट देती हूँ, तो जो मेरा टेस्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा और उस टेस्ट देने में मुझे कोई भी समस्या जो है वो नहीं आती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान दें, और अभी हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है जिस टाइम में रह के हम हमारी तैयारी को बहुत सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी तैयारी जो है अच्छी नहीं हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद को चेकआउट करिए। और अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मेरे जो नोट्स हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नोट्स शेयर नहीं करने चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अपने नोट्स भी शेयर कर रही हूँ और इसके बाद में मैं अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रही हूँ। अगर मेरे शॉर्ट नोट्स बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आते हैं तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए
ये थी हमारी ज्योग्राफी को लेकर कुछ बातें। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, किसी भी तरह की समस्या आपको महसूस होती है तो जो सीरियस स्टूडेंट्स होता है उसी को ही ये सारी प्रॉब्लम्स सर पे आती हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या करे, वो क्या करे। सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट ही करवाएगा और डेफिनेटली सब्जेक्ट में आप इतनी कमांड बना लीजिए, इतनी कमांड बना लीजिए कि आपको नींद में से भी उठाकर कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको फटाक से आंसर निकलना चाहिए। जिस दिन ये हो जाता है तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो चुकी है। कम से कम एक एक टॉपिक का आपका 4 से 5 से 10 बार भी रिविज़न करते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने बहुत बारी टॉपिक पढ़ा है। ये सब चीज़ें हो जाती है, टेस्ट हो जाते हैं, बार बार टेस्ट दे लिए, पिछले सालों के पेपर सोल्व कर लिए। उसके बाद में आप एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना जहाँ पे आपको OMR शीट दी जाए टेस्ट के साथ में, वहाँ पे ज्वाइन करना और वहाँ पे बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर मिले, वहाँ पे 150 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो टेस्ट देके देखना। उससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगेगा और आपको एक माहौल मिलेगा जिससे आपको ये लगेगा कि आप बिल्कुल पेपर दे रहे हैं। और उन पेपर देते देते आपको इतनी हैबिट हो जाएगी, इतने आप हैबिचुअल हो जाओगे कि जिस दिन आपका रियल पेपर आएगा तो उस दिन आपको क्या लगेगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं, आप पे कोई भी बाउंडेशन नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आए तो इस समय का सही उपयोग करें। आप इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा फ़ोन में, इधर उधर दोस्तों में, टीवी में, मैच में, ये कुछ भी नहीं है। हमारे त्यौहार, हमारी ईद, हमारी दिवाली, हमारी राखी उसी दिन आएगी जिस दिन हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उस दिन के बाद में ही हमारी लाइफ जो है एक नई अच्छी सिलेक्ट होगी, अच्छी ज़िंदगी जो हम चाहते हैं वो हो जाएगी। वरना जिन प्रॉब्लम में, जिन टेंशन, जिन प्रॉब्लम्स को आप अभी देख रहे हैं, क्या चाहते हो आप कि यही समस्याएं या ऐसी ही ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी भर रहे, या फिर ये चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर फिर से आप यही प्रिपरेशन करो। अब कर रहे हो प्रिपरेशन तो अपने आप को 100% इसमें झोंक दीजिए। अब इधर उधर मत देखिए, सोचने में, समस्याओं में कुछ मत करिए, कानों को बंद कर लीजिए। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, कानों में तेल डाल लीजिए और पूरा फोकस करिए। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइए कि 4 बजे उठना है तो उठना ही है। ऐसा नहीं कि आज आप कभी उठ गए, कल कभी उठ गए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो होता है एक फ़ौजी की तरह लाइफ होनी चाहिए। मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने एक बात बोली थी कि बेटा स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो फ़ौजी जैसी होनी चाहिए। फ़ौजी को कभी नींद नहीं आती तो एक स्टूडेंट्स कभी सारा दिन सोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादा देर तक सोना, खाना पीना कुछ नहीं है। खाना भी कम कर दो, अल्फारी हो जाइए ताकि नींद नहीं आए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।